हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। देखो, ये जो है ये थोड़ा सा आपको सिचुएशन के हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़े से जो बच्चे सीरियस होंगे, ठीक है, तो वो इसको ध्यान देंगे। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, कुछ बेसिक्स बातें हैं, इन पे कोशिश करिएगा। ठीक है, आपके पास करीबन 40 से 45 दिन बचे हैं आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, 40 से 45 दिन आपके बचे हैं बोर्ड के लिए। इन 40 से 45 दिनों में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा एक अच्छा नंबर आ सके पूरे के पूरे बोर्ड प्रोसेस में। मतलब कि अगर हम पेपर देने जा रहे हैं तो उस पेपर देने में हम क्या करें जिसमें हमारा नंबर अच्छा आ सके। ठीक है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। अब 40 से 50 दिन आपके पास टोटल हैं। इन 40 से 50 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, मैं और आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमको ये देखना है। तो 3 बेसिक टैक्टिक्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, जिन पे हम फोकस करते हैं। एक तो पहला, हमको कोशिश करना है कि हम जितना हो सके उतना रिवीजन करें। ठीक। बी, हम जितना हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और सी, हमको पूरे के पूरे पेपर में क्या रहना है, पूरे के पूरे पेपर में काम रहना है। इन 3 बेसिक चीजों पे आपको वर्क करना होगा। इन 3 चीजों को आप कंट्रोल कर लीजिए, बाकी आपका पेपर वेल एंड गुड हो जाएगा। विदाउट एनी डाउट आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, विदाउट एनी प्रोसेस टू एंड्योर कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को हम कैसे कोहेरेंट करते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं, इन चीजों पे हमको ध्यान देना है। अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं तो उनका रिवीजन कैसे करेंगे। हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहला तो अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और बीएसटी हो गया। अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। 3 सब्जेक्ट्स को कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे हम इनका रिवीजन करते हैं इन 40 से 45 दिनों में, इनमें हम कोशिश करेंगे कि इसको। और ये देखो, एक सिंपल सा बेसिक फैक्ट है बेटा, जो आपको करना होगा कम से कम ये 3 महीने 2 महीने जो भी आपके पेपर के हैं, थोड़ा सा फोकस हो जाइए, आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो जिन भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, वो एकदम सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं शुरू की है, मैं आपसे अभी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो इलस्ट्रेशन ले लीजिए, मतलब कि जो भी क्वेश्चंस के इलस्ट्रेशंस हैं आप उनको ध्यान से करिए। अब जो बच्चे लगाने वाले हैं पेपर, जिन्होंने एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैं उनसे कहूंगा कि आप डीके गोयल को ही छूइएगा। मतलब कि डीके गोयल के अलावा कोई दूसरे बुक को मत उठा लीजिएगा, कि नहीं कि किसी के दोस्त के कहने पे हम टीएस ग्रेवाल उठा लिए कि नहीं हमको टीएस ग्रेवाल पढ़ना है। आपकी तुरंत लग जाएगी, तुरंत लंका आपकी लगेगी, आप तुरंत बुक फाड़ देंगे, आपके दिमाग के ऊपर से चीजें जाने लगेंगी। तो मैं आपसे कहता हूं ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी अभी अकाउंट्स छुआ तक नहीं है। वो सिर्फ इलस्ट्रेशन से जाएंगे। इलस्ट्रेशंस के अलावा और किसी भी क्वेश्चंस में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी, वो अपना रिवीजन करते रहें। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस लगा दें कि साथ साथ थ्योरी पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 30 से 40% का क्वेश्चन, 30 से 40% का जो क्वेश्चन है, इवन थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, मतलब कि 20 से 40% का एक हम सेक्टरल डेवलपमेंट मान लेते हैं कि 20 से 40% के आसपास हमारी थ्योरी यहां से जनरेट होती है। तो भैया हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाते लगाते हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो हमको थ्योरी पे फोकस रहना है। ठीक है, ये नहीं कि एकदम थ्योरी छोड़ ही दीजिएगा, एकदम दिमाग से उलाट ही दीजिएगा कि नहीं थ्योरी पढ़नी ही नहीं है। तो थ्योरी पे फोकस करिएगा, थ्योरी के साथ साथ आप इलस्ट्रेशंस भी लगाते जाइए। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने बिल्कुल भी अकाउंट्स छुआ नहीं है। जिन्होंने अकाउंट्स अभी फिलहाल उनका अगर प्रैक्टिस चल रही है, चैप्टर वाइज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके पहले मैंने कुछ दिन पहले वीडियो एक डाला था, उसमें आपसे कहा था कि आप जब भी अकाउंट्स लगाइएगा, प्रोफार्मा आपको नहीं यूज करना है पेपर में, क्वेश्चन में। मतलब कि जब आप रफ वर्क कर रहे हैं उसमें आपको परफॉर्मा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आप सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस को लगाइए,
5 to 6 क्वेश्चंस को लगाइए, उसके बाद ही आप अगले क्वेश्चंस को विदाउट परफॉर्मर, मतलब कि सिर्फ सॉल्यूशंस आपको लगाने हैं, आपको और कुछ भी नहीं लगाना है। इससे आपका टाइम भी बचेगा, इससे जल्दी आपका रिवीजन भी होगा, आपके पास डेटा भी अच्छे तरीके से आ जाएगा, आप अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें। वो वीडियो है, मैं लास्ट में लगा दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा कि अकाउंट्स हमें कैसे लगाना है। बाकी आगे चलते हैं, कार्ट में मैं लगा दूंगा। हमें इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है? इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस है। अगर कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है, आपकी लग जाएगी। तो मेरा आपसे सविनय निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना ही अच्छा नंबर आएगा। फॉर माई इंस्टेंस, मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ एज अ टीचर, बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा अकाउंट्स थ्रू आउट द टाइम, कभी भी मेरा अकाउंट्स में 11th-12th तक मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा नहीं था। जब मैं अकाउंट्स लगाता था तो मेरा कभी भी मैच नहीं करता था। और मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूं, खुद पे ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने इलस्ट्रेशंस ही लगाए हैं, मैंने क्वेश्चंस भी लगाए हैं, मैंने सब कुछ, जितनी मेहनत कर सकता था मैं अकाउंट्स में लगाता था, तभी मेरा कभी भी बैलेंस मैच नहीं होता था। और रियलिटी ऑफ द टाइम, जब मैं पेपर देने बैठा था, तो जब मैं पेपर दे रहा था तो अकाउंट्स के जितने भी मेरे बैलेंस शीट्स थे या जो भी अमाउंट्स मेरे आते थे, सबके सब मैच हुए। और उस दिन इतनी खुशी थी मुझे, मतलब मुझे अकाउंट्स में लगता था कि मैं फेल ही हो जाऊंगा, ऐसी मेरी स्थिति हो चुकी थी। मैं तुमको बताऊं कि मेरा अकाउंट्स में 80 नंबर का मार्क्स होता था उस समय, सॉरी 90 नंबर्स के होते थे, 10 नंबर के आपके प्रैक्टिकल हुआ करता था। 90 में से मेरे 83 आए थे, 7 नंबर मेरा कटा था। मेरी गलती से कटा था, मुझे कहाँ पता है। वही गलतियां मैं आपसे बता रहा हूं कि अकाउंट्स में डरो मत। डीके गोयल तुमने इलस्ट्रेशंस लगा ली हैं, और थ्रू आउट द टाइम मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे इतना आइडिया हो गया है कि डीके गोयल की इलस्ट्रेशंस आपने लगा लिए हैं तो 12th में तो आपको 70% के नीचे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स में आ जाइए, कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं हम। कॉन्सेप्ट्स में आ जाइए। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है बेटा, आप जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा आपका नंबर का इंक्रीमेंट होगा। मतलब जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारा सही होगा उतना ही ज़्यादा मेरा नंबर आएगा। तो सिंपल बेसिक फैक्ट्स, आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, कहाँ से पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने एनसीईआरटी पकड़ी हुई थी तो वेल एंड गुड है। ये एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी है, ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के लिए पढ़नी है। किसके लिए पढ़नी है? इंडियन इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटी बिल्कुल टच करिएगा, क्योंकि 200-250 पन्ने की बुक है, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, 250-250 पन्ने की आपकी बुक है, आपका हो जाएगा विदाउट एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपल लैंग्वेज में भी है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अगर एनसीईआरटी उठा रहे हैं तो किताब बहुत छोटी सी है। ये देखो, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, दिख रहा है? $92 पेजेस, 100 पेजेस की बुक है ये, 100 पेजेस की बुक है। ये इतनी सी बुक तुम्हारी 300, 400, 500 पन्ने की बुक बना चली जाती है। तो अगर आप इस समय अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी उठा लेंगे तो आपके दिमाग की दही भल्ले हो जाएंगे। ठीक है, वो 90 पन्ने की बुक अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने जाएंगे तो आपका दिमाग का धज्जी उड़ा देगी। अभी फिलहाल तो आपको क्या करना है, आप अगर कोई साइड बुक से पढ़ रहे हैं, कोई भी साइड बुक से आप पढ़ रहे हैं, वीके ओरी हो गया, पूनम गांधी हो गया, जिससे भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे कोई वो नहीं है, आप किसी भी साइड बुक को उठाइए। अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो मच बेटर है आपके लिए। ठीक है, मच बेटर है आपके लिए, यही मैं कहूँगा। क्योंकि देखो 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स में, इको में 50 मार्क्स तुम्हारे मैक्रो से आने हैं और
50 मार्क्स तुम्हारे इंडियन इकोनॉमी से आना है। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा थ्योरी है, ये तो पूरा का पूरा थ्योरी है। इसमें एक क्वेश्चन नेशनल इनकम का तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो नेशनल इनकम का बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो नेशनल इनकम का बनना ही तय है। 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा नेशनल इनकम का बनेगा, प्लस उसके साथ इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लस उसके साथ AS/AD वाला क्वेश्चन हो गया, प्लस उसके साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन हो गया, BOP हो गया। तो ये सब कुल मिला के 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आपके, 10 से 12 नंबर के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं। मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, 10-12 नंबर का नहीं आएगा तो मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ ही सकता है। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकल होना है तो अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। 100 में से 80 नंबर्स के तो आपके पेपर होने हैं, जिसमें 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट पे होना है, 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट पे होना है, 40 आपका इंडियन इकोनॉमी से और 40 आपका मैक्रो से, जिसमें से 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल के होंगे। तो इसका मतलब कि 25 क्वेश्चंस यानी 25 मार्क्स हमारे थ्योरी के हैं, यानी 40 + 25 यानी 65 मार्क्स हमारे किसके हैं, थ्योरी के ही थ्योरी के हैं, थ्योरी के थ्योरी हैं। और 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके यहां से आने हैं। इन 65 नंबरों को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मैं जिन बच्चों का न्यूमेरिकल अच्छा नहीं है, बेसिक न्यूमेरिकल है, मैं उनसे कहूँगा कि आप थ्योरी चले जाइए, थ्योरी को पढ़ना चालू करिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। बाकी 25 नंबर आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं वो कोई साइड बुक से थरली रिवीजन करते जाइए, आपका आराम से हो जाएगा। बाकी नेशनल इनकम इस 15 नंबर के क्वेश्चंस में सिर्फ आपको फॉर्मूले याद है और आपको पैटर्न पता है कि उसको कैसे रखना है, तो आपको इसमें करीबन 8 से 9 नंबर मिल सकते हैं। 8 से 9 नंबर आपको बिल्कुल प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि अगर हम एक बेसिक स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं, अब वो स्ट्रैटेजी क्या होनी है कि हमको भाई इंडियन इकोनॉमी तो कहीं ना कहीं तरीके से कंप्लीट करनी, यानी इंडियन इकोनॉमी हम कंप्लीट करना है मेरे लिए एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें 40 नंबर का क्वेश्चन है, हम इसको बाई साइड नहीं कर सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आप NCERT उठा लीजिए, ठीक है, NCERT को पढ़ना चालू कर दीजिए। बाकी 25 नंबर के क्वेश्चंस के लिए थ्योरी के लिए आपको जब मैक्रो पढ़ेंगे तो NCERT आप पढ़िएगा मत, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं छुआ है। जो बच्चे छू चुके हैं उनके लिए तो माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं, 25 नंबर कहीं नहीं गया है आपका। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कोई साइड बुक पढ़ रहे हैं तो 25 कम से कम 25 मार्क्स के लिए आप कोई भी साइड बुक पढ़ लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि करीबन 20 नंबर तो आप आराम से कर लेंगे। तो आपका 20 नंबर यहां से बन गया। NCERT में क्वेश्चंस में नंबर नहीं कटते हैं तो आप आराम से 35-39 के आसपास कर सकते हैं, और प्लस 15 नंबर आपके क्वेश्चंस के। तो अगर इसमें थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 10 नंबर तुम्हारा आ गया। तो इसका मतलब कि हमें देखने को मिल रहा है कि 70% मार्क हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। वो मेहनत हमारी 1 से सिर्फ 1.5 घंटे की है, 1.5 घंटे की हमारी मेहनत है। 1.5 घंटे में 2 घंटे में आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे में आप थ्योरी पढ़िए, कोई एक चैप्टर पढ़िए, उसके बाद से उसको उठाइए, उसका रिवीजन मारिए, क्वेश्चंस करिए और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ अब आते हैं हम BST पे। किस पे आते हैं? BST पे। फिर से मैं बोलूंगा कि जिन बच्चों ने NCERT पढ़ी हुई है उनके लिए वेल एंड गुड है बेटा, ठीक है। अब मुझसे आप लोग ये मत लड़ने लगिएगा या मत कहने लगिएगा भविष्य में, आज तो हम छोटे क्रिएटर हैं तो जो भी मेरे बच्चे देख रहे होंगे 20-25 जो भी बच्चे देखें तो ठीक है, भविष्य में कभी ये वीडियो तो रहेगा ही रहेगा, तो भविष्य में लोग मुझसे कहने लगेंगे सर आप कैसे बोल रहे हैं ऐसे। बेटा NCERT इंडियन इकोनॉमिक्स आपकी UPSC तक पूछता है। CBSE इतना पागल नहीं है कि वो बुक जो UPSC में इस्तेमाल हो रही है, आप चले जाइएगा, जब जो भी बच्चे आने वाले समय में UPSC की तैयारी करेंगे उनको इंडियन इकोनॉमिक्स में NCERT पढ़नी ही पड़ेगी। जिन भी बच्चों ने इकोनॉमिक्स ली होगी UPSC में उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो नो अन डाउट आप कहीं से भी पढ़िए, आपको NCERT पढ़नी है बेटा।
एनसीईआरटी आज नहीं कल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई आगे करते हैं तो, नहीं करते हैं उसका कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। एनसीईआरटी अगर उठा चुके हैं तो वेल एंड गुड है। 150 से 200 पन्ने की बुक है, आराम से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप रोज एक चैप्टर भी पढ़ते हैं, रोज एक चैप्टर भी पढ़ते हैं, मैं कहता हूं कि चलो ठीक है यार, मुझसे इतना भी नहीं हो पा रहा है, मैं 2 दिन में पढ़ूंगा, मैं 2 डेज लेता हूं एक चैप्टर के लिए, 2 डेज पर चैप्टर में ले रहा हूं, 2 डेज में पर चैप्टर के लिए भी ले रहा हूं, तो मेरा कम से कम 20 दिन लगेगा। 20 दिन में मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 20 डेज में मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। 20 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा बीएसटी कंप्लीट, आप 20 दिन के अंदर पूरी की पूरी बीएसटी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आप एनसीईआरटी अभी भी खोले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप बीएसटी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि पूरा सब्जेक्ट थ्योरी बेस है, पूरा सब्जेक्ट थ्योरी बेस है। तो जब पूरा सब्जेक्ट थ्योरी बेस है तो आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। आप इसमें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिएगा। जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा उतना ही अच्छा आप राइट कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा आप केस स्टडी को समझ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट इज मच नेसेसरी इन द रिस्पेक्ट टू अदर थिंग कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट फोकस्ड आपका रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल फोकस करिए, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, उसकी थ्योरी पे ध्यान दीजिए, ताकि आपका जो केस स्टडी का क्वेश्चन है वो अच्छे से आप तैयार कर सकें। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट्स पे आप ध्यान देंगे, जितना ज्यादा हो सके आप कॉन्सेप्ट्स को करिए, ठीक। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जब कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं, हम सारी चीजें कर चुके हैं, तो अब मेरे पास बचता क्या है? अब मेरे पास बचता है क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरे पास बचते हैं कि क्वेश्चंस हम करेंगे कहाँ पे। तो आप सैंपल पेपर्स पे जा सकते हैं, आप सैंपल पेपर्स उठा लीजिए, ठीक है। सैंपल पेपर उठाइए और सैंपल पेपर को लगाना चालू करिए, ये एक तरीका है। या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। इससे आपको दोनों ही फायदे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप सैंपल पेपर भी लगा सकते हैं। इतना दिमाग में आपके बैठा। अब आगे क्या करना है, देखो इससे फायदा क्या होगा। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाते हैं, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको क्वेश्चंस के पैटर्न समझ में आते हैं। क्या समझ में आते हैं? क्वेश्चंस के पैटर्न समझ में आते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से नहीं आ रहा है, ये आपको पैटर्न से ही समझ में आएगा। बात समझ में आई? दूसरी तरफ मैं आपसे कहूंगा कि जब तक आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं हो चुका है तब तक आप क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर पे मत जाइएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आपका दिमाग आउट हो जाएगा, आप सैंपल पेपर नहीं लगाएंगे या क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सैंपल पेपर या क्वेश्चन तभी लगाइएगा जब आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो चुका हो। 1 या 2 बार, 1 से 2 बार आपका रिवीजन होना मस्ट है, तब जाके आप क्वेश्चन पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे, PYQs पे या फिर सैंपल पेपर्स पे जाइएगा। जब आपको पैटर्न समझ में आता है, पैटर्न समझना इसलिए जरूरी है कि देखो हर दूसरे, हर तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल क्वेश्चन का एक पैटर्न बेस होता है। मतलब कि कोई क्वेश्चन पेड पैटर्न, मतलब कि अगर जो क्वेश्चन फर्स्ट ईयर आया है, जो क्वेश्चन फर्स्ट ईयर आया है वो हो सकता है कि 3rd ईयर में आएगा या फिर हो सकता है कि 5th ईयर में आएगा, ठीक है। ये पैटर्न होता है। जो दूसरे साल आया है उसको चौथे साल दिया जाएगा। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न में अगले साल आ रहा है। जैसे हम लोग की यूनिवर्सिटी में भी यही होता था कि जो क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में आया है वो 3rd ईयर में आता था। मतलब फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन, मतलब पहले समय, मतलब एक पहले साल का पेपर दूसरे साल नहीं आता था, तीसरे साल वैसा क्वेश्चन बन रहा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जरूरी हैं, ये याद रखिएगा, एक बेसिक पैटर्न समझने के लिए, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं कि हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनना है और कहाँ से नहीं बनना है, ठीक है। दूसरा, किसी भी हाफ ईयरली और किसी भी हाफ ईयरली
किसी भी हाफ ईयरली या प्री बोर्ड के चक्कर में मत फंसिएगा, किसी भी स्कूल के कंडेंशन में मत फंसिएगा कि स्कूल हमसे ये कह रहा है, स्कूल के थर्ड पार्ट में मत जाइएगा कि सर हमारा स्कूल ये कहता है, हमारा स्कूल वो कहता है, हमारा एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा, हम प्री बोर्ड में फेल हो जाएंगे तो हमको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। किसी स्कूल की हिम्मत नहीं है जो आपके प्री बोर्ड में आपको रोक दे। फोकस रखिए, फेल भी है कोई दिक्कत नहीं, अपने पेपर पे ध्यान दीजिए। तो स्कूल से आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, आपको अपने से मतलब रखना है, अपनी चीज़ों से मतलब रखना है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट मैं आपसे बता दे रहा हूँ, जिसको एकदम आप दिमाग में रखिएगा, इसको कहीं दिमाग में बैठा लीजिएगा। द लास्ट पॉइंट इज दैट कि भैया इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, कामनेस। जितना पेशेंस रखेंगे, जितना आप काम रहेंगे, उतना ही पेपर आपका अच्छा होगा। जितना जल्दीबाजी करेंगे उतना ही गलत करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में हम मूव गलत कर देते हैं। हमारा भले ही मैनर सही होगा, हम भले ही दिशा में सही जा रहे होंगे, बट हम जल्दीबाजी में चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। काम रहिए, कंपोज रहिए, शांत रहिए, कोई बात नहीं, तैयारी नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं है, फेल भी हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, पास भी हो जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 80-90% भी ले आ दोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में, 100% भी लाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई देखो, अगर तुमने अपना पोटेंशियल चेक नहीं किया, तुमने अपना पोटेंशियल चेक नहीं किया कि हाँ भाई कि मैं किस दुनिया तक, कहां तक मैं अपने को खींच सकता हूं, ये जरूरी है। आज का दिन, आज के बाद 10 साल का दिन, 20 साल 30 साल कैसे बितलेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। बट ये जो समय है ये तुमको ये दिखाता है कि तुम अपने पोटेंशियल को कहां तक खींच के लेके जा सकते हो। व्हाट्स योर लिमिट, व्हाट्स योर कंडीशन टू बियॉन्ड, तुम कहां अपनी लिमिट को खींच लेते हो। तुम जीरो से ही स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जीरो पे भी हूं कोई दिक्कत नहीं, आज तुम जीरो पे हो कोई दिक्कत नहीं, इसको खींच के तुमको 100% ले जाना है। अब ये तुमको चेक करना होगा कि क्या तुम उस 100% तक जाने के लायक हो कि नहीं हो। अब ये सब कुछ तुम्हारे पे डिपेंड करता है, इट्स ऑल ऑन योर हैंड, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बाबा। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या करती है, दुनिया ये करती है, दुनिया वो करती है, इट्स नॉट अबाउट थिंक कि हाँ क्या है क्या नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि तुम क्या करते हो अपनी लाइफ में। तो फोकस, फोकस इज द की टू एवरीथिंग। पोटेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। तो पोटेंशियल को चेक करो, देखो कहां तक तुम जा सकते हो। अपने को 0 से 100% तक तुमको लेके जाना है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई फैमिली वाला साथ नहीं देगा, कोई दोस्त यार गर्लफ्रेंड फ्रेंड कोई साथ नहीं देने वाला है। ये रियलिटी है, ये कलयुग का दिन है। आज 2025 आ जाएगा, आपकी लाइफ में एक नया पड़ाव है, उसको पूरा करिए, ठीक है। तो कोशिश करो अपनी लाइफ में, ठीक है। और प्लीज डिस्ट्रैक्शनों से दूर रहो, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है यार, कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी चीजें हैं लाइफ बिगाड़ देगी आपकी, कहीं का नहीं छोड़ेगी आपको। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सब सही दूध दही।